Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिनको हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं, उसके विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम सभी ने देखा है कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होते। उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो डिफरेंसेस फिजिकल हों, इमोशनल हो, सोशल हो या फिर उनके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर वो एक दूसरे से डिफर करते हों। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हम लोगों के लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के टर्म्स में भी हो सकते हैं, फिजिकल फीचर्स के टर्म्स में, मोटर एबिलिटीज़ या फिर एटीट्यूड्स के टर्म्स में भी ये डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस स्लाइट भी हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, या मॉडरेट हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भी लोग आपस में एक दूसरे से विभिन्न हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर भी हो सकते हैं। सामान्यतः दो लोगों को तो हमने बात की कि दो लोग एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं हो सकते, लेकिन ये डिफरेंसेस जो हैं ये व्यक्ति के अपने अंदर भी हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा हो सकता है मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब हम लिटरेचर्स की बात करें तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हो, उसमें वो काफ़ी डल हो। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये विद इन द इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। दो अलग अलग सिचुएशंस को या दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि बच्चा दूसरे व्यक्ति से विभिन्न होगा, ये तो हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये विभिन्नता उसके व्यक्तिगत रूप के अंदर भी हो सकती है। इसी आधार पर कहा गया कि जो टाइप्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वो दो होते हैं। पहला है हमारा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस और दूसरा है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो ये व्यक्ति के स्वयं के अंदर के डिफरेंसेस हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि हो सकता है एक बच्चा साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या उसका साइंस का जो एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आर्टिस्टिक ना हो, वो ड्राइंग ना कर सकता हो अच्छी, या फिर वो स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो, या फिर वो लिटरेरी एस्पेक्ट्स में अच्छा ना हो, लेकिन साइंस में वो बहुत अच्छा हो। तो ये या फिर वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ लोगों के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक उनका अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं, स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं, लेकिन एकेडमिकली हो सकता है वो इतने अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाते हों। अब दूसरे उस पर हम बात करेंगे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। ये जो डिफरेंसेस हैं ये दो व्यक्तियों के अंदर की बात है। मतलब जब हम दो व्यक्तियों को आपस में कंपेयर करते हैं, दो या दो से अधिक हम किसी भी कंडीशन को ले सकते हैं, तो जब हम किसी एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ कंपेयर करते हैं तो जो उसके अंदर विभिन्नता पाई जाती हैं उनको हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंसेस होते हैं और सभी लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस के कारण क्या हैं, तो अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। तो इनको मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। पहले हैं हमारे हेरिडिटी फैक्टर्स, दूसरे हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हेरिडिटी फैक्टर्स मतलब आनुवांशिक कारण जो होते हैं हमारे, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब जो हमारे पर्यावरणीय कारक होते हैं। तो जो हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे फादर फोरफादर या हमारी जो जनरेशन है उनमें हम लोगों के आते हैं, उनसे हम लोगों को मिलते हैं, तो वो जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो आनुवांशिक रूप से हमारे अंदर आए हैं उनको हम आनुवांशिक कारक कहते हैं। इसके कुछ लॉज हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है लॉ ऑफ हेरिडिटी में फर्स्ट हमारा आता है लाइक बिगेट्स लाइक। मतलब जो हमारी स्पीशीज़ हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा बच्चा जो होगा वो ह्यूमन बीइंग होगा। अगर हम किसी डॉग की बात करते हैं तो उसको पपी ही होगा, कैट की बात करते हैं तो उसका बच्चा किटन ही होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन बीइंग को डॉग का बेबी हो जाए या कैट का बेबी हो जाए। तो इट इज़ लाइक कि लाइक बिगेट्स लाइक, जो हमारी खुद की स्पीशीज़ है हम उसी स्पीशीज़ में हमारी जनरेशन का भी जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेम स्पीशीज़ में होगा।
ना लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि हर व्यक्ति का बच्चा बिल्कुल उसके समान नहीं हो सकता। जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स को हम देखते हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं पेरेंट्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंट हों। या अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक कैलिबर में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे भी आर्टिस्टिक ही होंगे। तो यहाँ लॉ ऑफ वेरिएशन अप्लाई होता है। कुछ हद तक समानताएं होती हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि पूर्ण रूप से समान होते हैं तो ये नहीं होता। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन। जब हम लॉ ऑफ रिग्रेशन की बात करते हैं तो ये लॉ कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स का बच्चा भी उतना ही इंटेलेक्चुअल होगा। मतलब पहले में वेरिएशन की बात की, लेकिन दूसरे में रिग्रेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्टेटस है उससे डाउनफॉल भी हमारी कंडीशन में आ सकता है। ये बहुत स्वाभाविक है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सोशली एडवांस्ड हैं, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है या बिल्कुल भी बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। या फिर इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पे भी अगर हम देखते हैं या इमोशनल ग्राउंड्स पे अगर हम देखते हैं तो बच्चे में बहुत सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं अपने पेरेंट्स से। सो दीज आर बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स। ये जो होते हैं ये हमें आनुवांशिक रूप में अपने पेरेंट्स से या फोर फादर्स से मिलते हैं। कौन कौन से हैं उनमें? मेनली फिजिकल ट्रेट्स। फिजिकल ट्रेट्स में हमारी हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज़, ये सब हमारे जो चीज़ें हैं ये डिटरमिन्ड होती हैं हमारे जीन से, हमारे क्रोमोसोम से, जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। सेक्स है, ये भी जीन्स ही डिटरमाइन करता है। एक्स एंड वाई हम लोगों के क्रोमोसोम्स होते हैं और उन अगर फादर के वाई हैं तो मदर का हमेशा एक्स रहता है, फादर का वाई है तो दैट विल बी रिजल्टिंग इन अ बॉय, और अगर फादर का एक्स है और मदर का एक्स होता ही है तो दैट विल रिजल्ट इन अ गर्ल। सो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो भी हमारा हेरिडिटरी बेस्ड होता है। नाउ कमिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो जो भी कुछ हमारे आसपास में है, टोटलिटी हम उसकी देख लेते हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं और वो हम पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं तो वो सब हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड द इंडिविजुअल, उसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है इसका हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और उसी के कारण हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं। जैसे हम कहें कि अगर मदर के वोम से लेके जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं टिल वी रीच टू द एंड ऑफ आवर लाइव्स, तब तक हम लोगों के ऊपर जो भी रिएक्शंस हम देखते हैं किसी भी चीज़ के, वो एनवायरमेंटल फैक्टर के होते हैं। जैसे प्री नेटल एनवायरनमेंट, मतलब बिफोर डिलीवरी व्हेन वी आर इन द वोम ऑफ मदर, तो उस टाइम पे हमारी चीज़ें जो भी हमें इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे आपने कहानी भी सुनी है अर्जुन और अभिमन्यु की, तो वो प्री नेटल एनवायरनमेंट होता है। देन इट इज़ पोस्ट एनवायरनमेंट। आफ्टर बर्थ हमारे साथ अगर कोई बात होती है तो तुरंत डिलीवरी के बाद अगर कभी कुछ होता है तो वो इफ़ेक्ट करते हैं। देन चाइल्ड रियरिंग, आपने बच्चे का कैसे पालन पोषण किया है, ये चीज़ें भी डिटरमाइन करती हैं। सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चा रहता है वो किस तरह का एनवायरनमेंट है, समाज आपका किस तरह का है। पीयर ग्रुप एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चा एक दूसरे के साथ रहकर पला बड़ा है, जो उसके दोस्त हैं, उसके घर के मेंबर्स हैं, उसके भाई बहन हैं। इन सब चीज़ों से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण होता है और ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं बच्चे की व्यक्तिगत पहचान में और उसके निर्धारण में। नाउ नेक्स्ट अवर हेडिंग इज डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किस किस क्षेत्र में हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हैं, तो ब्रॉडली इनको हम अगेन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले हैं हमारे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस और दूसरे हैं हमारे फिजिकल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की। उसमें इमोशनल डिफरेंसेस, हम लोग जो हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है या वो बहुत अनस्टेबल मूड के होते हैं। तो ये हमारे इमोशनल डिफरेंसेस के अंदर आते हैं। इंटेलिजेंस, ये हम लोगों ने देखा ही है, कुछ लोग हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ के समझ जाते हैं, किसी भी कंडीशन को बहुत जल्दी एक्सेस कर लेते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे उनको देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये जो होता है वो इंटेलिजेंस एस्पेक्ट है जो हमें एक दूसरे से भिन्न करता है। क्यूरियोसिटी एंड ईगरनेस टू लर्न, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, उनको समझने की और उनको याद करने की।
और कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कंडीशन है वो अपने काम से काम रखते हैं, उनको किसी चीज़ को जानने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी या ईगरनेस नहीं होती। अटेंशन स्पैन की बात करते हैं तो कुछ लोग बहुत लंबे समय तक एक ही चीज़ पर फोकस रह सकते हैं, लंबे समय तक बैठकर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्डली 15-20 मिनट्स तक अपनी अटेंशन को फोकस कर सकते हैं और उसके बाद उनका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस कुछ लोगों की बहुत हाई होती है क्योंकि उनकी मेमोराइजेशन पावर, उनकी चीज़ों को लिखने की जो क्वालिटी है, वो सब चीज़ें उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं और डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन सोशल बिहेवियर। कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, एक दूसरे से मिलना, नेटवर्किंग करना, लॉबिंग करना उनको पसंद होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंट्रोवर्ट एटीट्यूड ज़्यादा पसंद होता है, वो अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या जहाँ ज़रूरत है केवल उतना ही वो बोलकर अपना काम चला लेते हैं। तो ये भी एस्पेक्ट हमारा एक दूसरे से हमें अलग करता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल डिफरेंसेस की। तो फिजिकल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो पहला जो डिफरेंस है हमारा वो है डिफरेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल एज। नॉर्मली हमारी एक क्लास में आने की एज जो है, सपोज हम बात करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए जो एज डिटरमाइन की गई है वो की गई है 6 साल। अब कुछ बच्चे हैं जो 5 साल 8-9 महीने के हैं तो उनको भी 6 में राउंड ऑफ करके ले लिया जाता है, या फिर अगर 6 ईयर्स में कुछ बच्चे हैं जो 4-5 मंथ्स प्लस हैं तो उस आधार पर भी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो हमारी मैच्योरेशन को इफेक्ट करती है और हमारी रेडीनेस टू लर्न को इफेक्ट करती है, इसलिए वहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल एज के कारण। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस इन हेल्थ स्टेटस। हम लोग बात करते हैं बच्चे के स्वास्थ्य की। तो कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकली बहुत हेल्दी होते हैं, तो जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो भी बहुत एक्टिव रहता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर फिजिकली वीकनेस है तो फिर वो उसके एक्टिविटीज़ को, उसके माइंड को भी इफेक्ट करती है। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस एंड फटीग की हम बात करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो फिजिकली बहुत फिट रहते हैं, बहुत काम करने के बाद भी थकते नहीं हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंदर से वीक हैं, उसकी वजह से उनको फटीग हो जाता है, जल्दी थक जाते हैं, और ऐसी अवस्था में अगर हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो सीख नहीं पाते या किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। और डिफरेंसेस इन अपीयरेंस, ये हम सभी जानते हैं कि हेरिडिटी फैक्टर्स की वजह से हमारी अपीयरेंस में, मतलब हमारे कॉम्प्लेक्शन में, हमारे हेयर कलर में, हमारे आई कलर्स में, हमारी हाइट में, हमारे वेट में, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, हर चीज़ में इफेक्ट आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। तो जो हमारी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी की क्वालिटीज़, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके इंटरेस्ट, सभी चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं। तो हम लोगों के बीइंग अ टीचर, हम लोगों को जो टीचिंग अपनी फोकस करनी होती है वो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हम लोग टीचिंग करते हैं, क्योंकि एवरेज अगर हम पढ़ाते हैं तो उसमें जो बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं या जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो दोनों ही कुछ हद तक कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। लेकिन फिर भी उन गिफ्टेड बच्चों को या बैकवर्ड बच्चों को हम पूरी तरह से निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होती है वो टीचर को हेल्प करती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने में। अब वो कहाँ कहाँ पर हेल्प करती है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, टीचर बिकम सेंसिटिव टू इंडिविजुअल नीड्स। बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं और वो एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं वो टीचर को यहाँ पर समझ में आ जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग को, करिकुलम को और इंस्ट्रक्शंस को मोल्ड कर लेता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो समझा सके, उसकी बातों को उन तक पहुँचा सके। नेक्स्ट, टीचर्स डेवलप द एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि कोई भी दो बच्चे एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हम अपनी जो हमारा एटीट्यूड है उसको हम बहुत फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, एडमेंट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को और ज़्यादा क्रिटिकल बना लेंगे, क्योंकि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे की तरह से नहीं समझ सकते। हम कंपैरिजन करते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाता है टीचर के अंदर जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा, टीचर्स रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ वेरिएशन। मतलब ये जो वेरिएशंस हैं, एक दूसरे में विभिन्नता है, इसको हम किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का ज्ञान
इंडिविजुअल डिफरेंसेस के द्वारा टीचर को हो जाता है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये डिफरेंसेस कभी भी हटाए नहीं जा सकते हैं, सिर्फ अपनी टीचिंग को उसके अकॉर्डिंग हम मोल्ड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल हेल्प द टीचर टू डिवाइस एंड इवेल्युएट वेरियस रेमेडियल प्रोग्राम्स। बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह करना है और किस तरह के रेमेडियल प्रोग्राम्स हम लोगों को बनाने चाहिए जिससे कि बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो प्रॉब्लम है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो यहाँ पर ये हम लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं। देन ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज़ कैन बी प्रूव बेनिफिशियल। क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भिन्न हैं तो जितने वो भिन्न हैं, मतलब अगर हम कहें कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम एक ग्रुप में पेयर कर देते हैं और जो बैकवर्ड बच्चे हैं उनको हम एक क्लास में कर देते हैं और जो एवरेज बच्चे हैं उनको हम एक क्लास में सेटल कर लेते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये टीचर के लिए कंडीशन जो सिचुएशन है जहाँ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी उसको बहुत ईजी कर देती है, क्योंकि वहाँ पर हम इजीली अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी टीचिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। देन एवरी स्कूल मस्ट हैव गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए हर स्कूल में, क्योंकि बच्चे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं, उनकी आवश्यकताएं भिन्न हैं, उनकी रुचियां भिन्न हैं। तो वहाँ पर उनको दिशा निर्देश देने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं या जो बैकवर्ड बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को भी क्षति पहुंचा सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। अगर उनको प्रॉपरली चैनलाइज ना किया जाए उनकी पावर्स को तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, द साइज ऑफ क्लासरूम मस्ट बी स्मॉल। बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो टीचर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाता। अगर क्लासरूम का साइज छोटा होगा तो टीचर एक एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को भी समझ सकता है और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा सकता है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जो उनको आवश्यक है उसी के अनुरूप वो पढ़ा सकता है। लेकिन अगर ग्रुप साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे नॉर्मली हमारे इंडियन कल्चर में हमारा जो क्लासरूम साइज होता है, क्लास साइज होता है, वो बहुत बड़ा होता है। 70-80 स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारे यहाँ एक क्लास में होते हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर उनके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन देते हुए कोर्स करिकुलम को टाइम में फिनिश करना ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारी बनी रहती है। एंड लास्ट इज अबव ऑल द टीचर मस्ट ट्रीट द स्टूडेंट्स इक्वली एंड ही मस्ट बी अ फ्रेंड। सभी बच्चों को समान रूप से ट्रीट करना चाहिए टीचर को, क्योंकि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसमें बच्चों का कहीं कोई अपना क्रेडिट नहीं है। वो उनके अंदर हेरिडिटी से आई है या एनवायरनमेंट से आई है, तो उसको एक दोस्त की तरह उन सब सिचुएशंस को हैंडल करते हुए प्रॉपरली अपनी टीचिंग को करते रहना चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।